Hello friends, welcome to Vidya Gurukul Nursing Classes. Today I will discuss about thrombophlebitis. Firstly, I discuss meaning of thrombophlebitis. मीन्स जो थ्रम्बोफेब्लाइटिस वर्ड है इसकी मीनिंग्स क्या निकलती हैं हम ये डिस्कस करेंगे. तो देन थ्रम्बो मीन्स क्लॉट, फ्लैब मीन्स वेन एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन. तो थ्रम्बोफ्लेबिलिटिस में 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है थ्रम्बोफेब्लाइटिस. थ्रम्बो मीन्स क्लॉट, थ्रम्बो मीन्स थ्रम से ही समझ में आ रहा है, मतलब जो वेन है या फिर कोई साइड है वहाँ पर क्या हो चुका है, क्लॉट हो चुका है. देन फ्लैब मीन्स वेन होता है और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन. आइटिस का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर भी आइटिस वर्ड आ रहा है मीन्स वहाँ पर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है. देन हम नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन. डेफिनेशन में सबसे फर्स्ट थ्रम्बोफेब्लाइटिस इन स्वेलिंग. स्वेलिंग किसके कारण होती है, जब कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है इसके कारण क्या होगी, स्वेलिंग. तो स्वेलिंग को हम क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट. तो जो थ्रम्बोफेब्लाइटिस है वो किसके कारण हो रहा है, या वेन में जो इन्फ्लामेशन है वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट्स. मीन्स वेन में ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, ब्लड क्लॉट्स के कारण वेन में स्वेलिंग देखने के लिए मिल रही है या फिर इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं थ्रम्बोफेब्लाइटिस. थ्रम्बोफेब्लाइटिस मीन्स किसी भी वेन में, किसी भी वेन साइड अगर किसी भी टाइप का कोई ब्लड क्लॉट्स देखने के लिए मिल रहा है, उस ब्लड क्लॉट्स के कारण जो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग अराइज हो रही है, दैट इज कॉल्ड थ्रम्बोफेब्लाइटिस. देन नेक्स्ट इसके टाइप्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रम्बोफेब्लाइटिस के. तो टाइप्स ऑफ थ्रम्बोफेब्लाइटिस, इट इज 2 टाइप्स. सबसे फर्स्ट सुपरफिशियल वेन थ्रम्बोफेब्लाइटिस एंड नेक्स्ट है डीप वेन थ्रम्बोफेब्लाइटिस. डीप वेन मोस्टली आपने सुना होगा जिसे हम डीवीटी भी बोलते हैं. तो सबसे फर्स्ट है सुपरफिशियल, देन है डीप वेन थ्रम्बोफेब्लाइटिस जिसे हम डीवीटी बोलते हैं. तो सबसे फर्स्टली हम देखते हैं सुपरफिशियल थ्रम्बोफेब्लाइटिस. इसको डिस्कस करने से पहले हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख लेते हैं वेन की. तो सबसे फर्स्ट ये मैंने रफली थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है आपको समझाने के लिए. उतना अच्छा नहीं है बट आई होप कि आपको ये समझ में आ जाए जो चीज़ मैं आपका क्लियर करना चाह रही हूँ. तो सबसे फर्स्ट ये वेन है. वेन में ये हमने लिया है, ये है सुपरफिशियली वेन, ये है डीप वेन, देन है ये कनेक्टिंग वेन. जो सुपरफिशियल वेन है, सुपरफिशियल वेन कहाँ पर होती हैं, हमारे स्किन के जस्ट बिलो. ये हो गई आपकी स्किन साइड और स्किन के जस्ट नीचे साइड पे ये प्रेजेंट होती हैं सुपरफिशियल वेन. जब हम कोई भी हेवी वर्क कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारे हैंड्स लेग्स से, दैट टाइम पर वो वेन इजीली विजुअलाइज हो जाती हैं, या आप ऐसे भी देखेंगे तो कुछ वेन सुपरफिशियली वेन हमें इजीली विजुअलाइज हो जाती है, तो वो होती है सुपरफिशियली वेन. देन सुपरफिशियली वेन, उसके बाद उनके नीचे कनेक्ट होती हैं हमारी डीप वेन. डीप वेन और सुपरफिशियली वेन को जो कनेक्ट करके रखती है उसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग वेन. तो 2 वेन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, सुपरफिशियली वेन एंड डीप वेन. सुपरफिशियली वेन में लेस मसल्स देखने के लिए मिलती हैं, इनके सराउंडिंग जो है ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन जो डीप वेन होती हैं, डीप वेन के सराउंडिंग में हमें ज़्यादा मसल्स देखने के लिए मिलती हैं. और ये दोनों मसल्स, दोनों वेन को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, कनेक्टिंग वेन का. तो सुपरफिशियली वेन और डीप वेन दोनों को कनेक्ट करके रखती है कनेक्टिंग वेन. और जो सुपरफिशियली वेन है इसके सराउंडिंग मसल्स लेस मतलब ज़्यादा मसल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, और जो डीप वेन है उनके सराउंड ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होती हैं. अब आ जाते हैं कि इनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैसे होता है. अब एक तो वेन का फंक्शन है कि जो वेन है इनमें लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. तो जो सुपरफिशियली वेन, इसका फंक्शन है कि जो भी स्किन से जो कनेक्ट टिश्यूज हैं या सेल्स हैं उनसे ये ब्लड को कलेक्ट करती है और कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये डीप वेन में लेकर जाती है, या कनेक्टिंग वेन के थ्रू ये डीप वेन में लेकर जाती है. तो सुपरफिशियली वेन का फंक्शन है कि जो भी इसके सराउंड सेल्स एंड टिश्यू प्रेजेंट है उनसे ब्लड को कलेक्ट करके कनेक्टिंग वेन के थ्रू डीप वेन में लेकर जाना, डीप वेन में लेकर जाना. अब ये जो है सुपरफिशियली वेन और डीप वेन, ये सारी तीनों वेन में वॉल प्रेजेंट होते हैं.
क्या होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं, और ये वॉल कप शेप के होते हैं, और बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं जिनमें 2 फ्लैप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कप शेप के होते हैं, और कप शेप के साथ साथ ये बाइकस्पिड वॉल के होते हैं, बाइकस्पिड वॉल होते हैं जिनमें 2 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब भी कोई जो वेन है, जब ये ब्लड को कलेक्ट करती है तो ये ब्लड को डाउनवर्ड से अपवर्ड लेकर आती है। डाउनवर्ड से अपवर्ड मतलब अपोजिट ग्रेविटी के लिए ये वर्क करती है, मतलब डाउनवर्ड से सुपरफिशियली मतलब अपर साइड पे ये ब्लड को लेकर आती है। अगर ये अपोजिट ग्रेविटी के वर्क कर रही है तो इसमें क्या होगा, जो भी ब्लड से वो डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेगा, मतलब नीचे जाएगा। इसलिए इनमें ये वॉल प्रेजेंट होते हैं। जो वॉल कैसे होते हैं कि जो भी ब्लड है, ब्लड को डाउनवर्ड जाने से प्रिवेंट करते हैं, या बैक फ्लो होने से, मतलब नीचे साइड फ्लो ना हो, उसके अपोजिट साइड अपोजिट ग्रेविटी में ना जाए, इसलिए यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये जो वॉल होते हैं, जैसे ही ब्लड यहाँ पर ऊपर आ जाता है तो ये वॉल क्लोज हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जिसके कारण जो भी ब्लड है सुपरफिशियल मतलब जो वेन है जो लेकर आते हैं अपवर्ड, वेन ब्लड को अपवर्ड लेकर आती हैं, तो ये नीचे के साइड क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, जो ब्लड है वो क्या आ रहा है, अपोजिट ग्रेविटी के अपोजिट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये नीचे जाने के चांस होंगे, मतलब नीचे ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वॉल है वो वॉल क्या करते हैं कि ये खुलते हैं और बंद होते हैं। जैसे ही ब्लड ऊपर आता है ये वॉल कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और ये ब्लड ऊपर कैसे आ रहा है, इनके सराउंडिंग क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मसल्स कैसे होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम कोई ट्यूब ही ले लेते हैं, जब हम ट्यूब को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो उसके अंदर का जो भी ऑइंटमेंट है, कोई ऑइंटमेंट, तो वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे ही हमने क्या किया, उसे पुश किया, तो वो पुश करने के बाद कैसे आता है, बाहर आता है। ऐसे ही मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो ब्लड है वो क्या होता है, अपवर्ड की ओर फ्लो करता है। जैसे ही अपवर्ड फ्लो करता है तो ये वॉल क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ये है आपका वेन। तो हमने देखा सुपरफिशियली वेन क्या है, कनेक्टिंग वेन क्या है, और डीप वेन क्या है। कनेक्टिंग वेन ये हमारे स्किन के जस्ट नीचे साइड पर प्रेजेंट होती हैं, और इनका फंक्शन होता है स्किन के नीचे जो भी सेल्स एंड टिश्यू हैं इनसे ब्लड को कलेक्ट करना। इनके सराउंडिंग मसल्स ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती हैं। दोनों वेन में, तीनों वेन में वॉल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो ब्लड है फ्लो करता है, तो ये वॉल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये था, आई होप अंडरस्टूड एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ वेन। देन है, अब हम देखते हैं सुपरफिशियली थ्रोम्बोफेबुलाइटिस। सुपरफिशियली थ्रोम्बोफेबुलाइटिस, ब्लड क्लॉट इज द सुपरफिशियली वेन अंडर द सरफेस ऑफ स्किन। अगर किसी भी कारण से क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो जा रहा है। ठीक है, ये है सुपरफिशियली वेन। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो चुका है सुपरफिशियली वेन में। ब्लड क्लॉट इज द सुपरफिशियली वेन अंडर द सरफेस ऑफ स्किन। अंडर द सरफेस ऑफ स्किन जो है, जो सुपरफिशियली वेन प्रेजेंट है, इसमें अगर किसी टाइप का यहाँ पर थ्रोम्बोस या क्लॉट प्रेजेंट है ब्लड का, तो उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियली थ्रोम्बोफेबुलाइटिस। देन नेक्स्ट आ जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन thrombosis refers to a blood clot causing फेबुलाइटिस इन द डीपर वेन। तो ये क्या है, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, इसमें ब्लड क्लॉट के कारण क्या होगा, इसमें फेबुलाइटिस होगा, मतलब कि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कॉज होगा। किसके कारण, ब्लड क्लॉट के कारण। देन इन द डीपर वेन, डीप वेन के अंदर, जिसके कारण क्या रिस्क होगा, डीवीटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। और ये क्या है, जो डीवीटी है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग अ डिसॉल्व्ड क्लॉट या फिर एम्बोलिज्म ट्रैवलिंग टू द लंग्स एंड ब्लॉकिंग अ पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जब जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस में जो भी क्लॉट प्रेजेंट है, ये क्लॉट प्रेजेंट होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन स्लो कैसे होगा या पुअर कैसे होगा, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एज अ ऑब्स्ट्रक्शन वर्क कर रहा है। तो जिस फ्लो में ब्लड जाना चाहिए उस फ्लो में ब्लड नहीं जाएगा। उसके साथ साथ एक रिस्क और होगा कि अगर ये किसी भी कारण से, ये जो
अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोस, मतलब कि अगर ये इसी फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोस। लेकिन अगर ये किसी भी रीजन से ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ अगर ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो के साथ साथ अगर ये ब्रेक डाउन होकर आगे मूव कर ले रहा है, आगे हमारे हार्ट में चला जा रहा है, क्योंकि जो भी वेन है ये हमारे बॉडी के सारे ब्लड को सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ये क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करके, होल बॉडी के ब्लड को कलेक्ट करके डायरेक्ट हार्ट पे लेकर जाते हैं और हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी। अगर ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है क्लॉट जो भी एम्बोलिज्म है थ्रू दी ब्लड, तो वहाँ पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस होंगे, जिसके कारण जो भी पर्सन है उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी और डेथ भी हो सकती है। तो जो डीवीटी है वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। डीवीटी अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है, ब्लड क्लॉट के कारण फैब्लाइटिस देखने के लिए मिलेगा डीप वेन में, फैब्लाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा, और ये इंक्रीज या फिर सीरियस रिस्क प्रॉब्लम है, ये बहुत इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर ये एम्बोलिज्म है, अगर डिसॉल्व होकर मतलब ब्रेक डाउन होकर थ्रू दी ब्लड अगर आगे मूव कर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने के लिए मिलेगा। तो ये है डीप वेन। डीवीटी refers to a blood clot causing phlebitis in deeper vein. DVT increase risk of serious health problem including a dissolved clot जिसे हम एम्बोलिज्म बोलते हैं, ट्रैवलिंग टू लंग्स एंड ब्लॉकिंग अ पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग मतलब कि थ्रू दी ब्लड ट्रैवल करके ये हमारे लंग्स को भी ब्लॉक कर सकता है, एंड लंग्स के साथ साथ लंग्स एंड ब्लॉकिंग अ पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या है एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके कारण प्रॉपर जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो डीवीटी क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है, बट जो सुपरफिशियली थ्रोम्बोफ्लेबिलिटिस है वो सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये थे, तो हमने देखा डेफिनेशन टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबिलिटिस, जिसमें हमने सुपरफिशियली थ्रोम्बोफ्लेबिलिटिस एंड डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबिलिटिस डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजिंग फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण थ्रोम्बोफ्लेबिलिटिस देखने के लिए मिलता है या मिल सकता है। इस कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स में जो थ्रोम्बोफ्लेबिलिटिस है, मोस्ट ऑफ रीज़न होता है इसका, अगर कोई भी पर्सन है, अगर किसी टाइप की फैमिली हिस्ट्री है उसमें, अगर पहले से ही कोई डिसऑर्डर्स है उसके फैमिली में, तो दैट टाइम पर भी मतलब कोगुलेशन मतलब कि जो फैक्टर्स होते हैं, कोगुलेटिंग फैक्टर्स, अगर वो मिसिंग है उस कारण से भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ तो ये इसलिए देखने के लिए मिलता है, या तो फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो है, स्लो ब्लड सर्कुलेशन के कारण होता है, फैमिली हिस्ट्री है, या फिर किसी पर्टिकुलर साइट पर इंजरी है, दैट टाइम पर भी होता है। और भी अदर कॉजेज हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है स्लो ब्लड सर्कुलेशन। मैंने अभी आपको बताया था, अगर स्लो ब्लड का सर्कुलेशन है जिसके कारण अगर आपकी ये वेन है, ठीक है, इस वेन में क्या हो रहा है, वो स्लो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जिसके कारण भी क्या हो सकता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब क्लॉट्स देखने के लिए मिल सकता है वेन में, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो है, तो जो ब्लड है वो क्या होगा, एक जगह पर आकर ऑक्यूमुलेट हो सकता है, और जिसके कारण से जो क्लॉटिंग है क्लॉटिंग्स देखने के लिए मिल सकते हैं। देन ए पर्टिकुलर साइट इंजरी, अगर किसी पर्टिकुलर साइट पर, अगर हमने ये साइट ले लिया वेन का जहाँ पर क्या है पर्टिकुलर साइट किसी टाइप की इंजरी है, जिसके कारण भी क्या हो सकता है, क्लॉट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। देन है कोगुलेशन फैक्टर्स डिफेक्ट, जैसे फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है जिसमें क्या है कोगुलेशन फैक्टर्स डिफेक्ट है, मतलब कोई भी जो कोगुलेशन फैक्टर्स है वो मिसिंग है, तो होगा सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई पर्सन है बहुत लॉन्ग टाइम से, या फिर उसका ऐसा कोई जॉब है, ऐसा कोई वर्क है जिसमें उसको मोस्ट ऑफ टाइम सिटिंग के कंपेयर में स्टैंडिंग ही खड़ा होना होता है, या फिर ऐसा कोई वर्क है जहाँ पर ज़्यादा टाइम सिटिंग ही पोजीशन में, मतलब लॉन्ग टाइम या सिटिंग हो या फिर स्टैंडिंग पोजीशन हो, जिसके कारण भी कोगुलेशन मतलब क्लॉट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये क्लॉट्स क्यों देखने के लिए मिलेंगे, अगर कोई भी पर्सन लॉन्ग टाइम से स्टैंडिंग पोजीशन में है या सिटिंग पोजीशन में है, क्योंकि हमारे जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसा होगा, स्लो होगा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के जो हमारे पार्ट्स हैं उनमें क्या हो रहा है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो मूवमेंट नहीं होने के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो होगा,
तो कोई भी पर्सन अगर लॉन्ग टाइम से स्टैंडिंग है या फिर सिटिंग पोजीशन में है तो दैट टाइम पर थ्रोम्बोफ्लेबिलिटिस देखने के लिए मिल सकता है। तो देन नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोलॉन्ग इनएक्टिविटी सच एज लॉन्ग ड्राइविंग, मतलब कोई पर्सन है जिसको प्रोलॉन्ग से कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, एक ही पोजीशन पे है, एक ही पोजीशन में, जैसे कि प्लेन ड्राइविंग ले सकते हो, ट्रक ड्राइविंग या फिर स्लीपिंग पोजीशन, जैसे कि पैरालाइज्ड पेशेंट या किसी की कोई सर्जरी हुई है, उसके कारण क्या है वो एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, तो उसके बॉडी में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है बहुत टाइम से, तो जिसके कारण जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, स्लो ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसके कारण भी क्लॉट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। देन है पीरियड आफ्टर सर्जरी। पीरियड आफ्टर सर्जरी मीन्स किसी की आर्थोपैडिक सर्जरी हुई है, जो किसी भी पर्सन की अगर आर्थोपैडिक सर्जरी होती है तो उसमें मोस्ट ऑफ बहुत टाइम के लिए रेस्ट दिया जाता है, मतलब पर्सन बेड रिडन ही होता है, उसके बॉडी में ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं, मूवमेंट नहीं कर पाता है, बहुत टाइम तक बेड रिडन होता है, तो उसके बॉडी में भी प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, जिसके कारण क्लॉटिंग देखने के लिए मिल सकते हैं। इंसर्शन ऑफ आईवी कैनुला, अगर हमने किसी पर्सन की बॉडी में आईवी कैनुला इंसर्ट किया है, मोस्ट ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं तो उनकी बॉडी में आईवी कैनुला तो इंसर्ट किए ही जाते हैं। अगर आईवी कैनुला बहुत टाइम से लगा हुआ है और उस साइड पर ब्लड क्लॉट्स बन चुका है और हमने बिना ब्लड क्लॉट रिमूव किए हुए किसी भी मेडिसिन को पुश कर दिया है, तो उस टाइम पर हमने जब मेडिसिन को पुश करेंगे तो उसके साथ वो आगे जो थ्रोम्बस है वो आगे वेन में सर्कुलेट हो जाएगा थ्रू दी ब्लड। तो इंसर्शन ऑफ आईवी कैनुला के कारण भी हो सकता है, या फिर आईवी कैनुला हमने इंसर्ट करते टाइम वेन को डैमेज कर दिया है उसके कारण, या फिर ओबेसिटी में कैसे जो भी पर्सन है उसका ओवरवेट है, ओवरवेट होने के कारण उसके बॉडी में ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होने के कारण ओवरवेट जो पर्सन है तो ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगा। हार्मोन्स थेरेपी एंड बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो हार्मोन्स थेरेपी होती है इनमें जो हार्मोन्स में आप प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रेजेंट्स होते हैं, इनका लेवल अगर ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं इनमें भी एस्ट्रोजन एंड हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वेसोडायलेशन देखने के लिए मिलता है, तो ये भी थ्रोम्बोफ्लेबिलिटिस कॉज कर सकते हैं। देन है टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर में जो पैनक्रेटिक कैंसर है इसके कारण से थ्रोम्बोफ्लेबिलिटिस कॉज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज प्रोकोगुलेटिस को, मतलब कि जो प्रोकोगुलेशन है उसको ये इंक्रीज कर देता है, तो इसके कारण थ्रोम्बोफ्लेबिलिटिस देखने के लिए मिल सकता है। आई होप understood causes and risk factors of thrombophlebitis. Then next we'll discuss about pathophysiology of thrombophlebitis. ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने मेन फैक्टर्स देखे थे, अल्टर्ड कोगुलेशन फैक्टर्स, अगर कोगुलेशन फैक्टर्स अल्टर्ड हैं, या फिर स्टेटस ऑफ ब्लड, जो ब्लड पूलिंग हो रहा है अगर वो कहीं भी किसी साइड पर जाकर रुक गया है, स्टेटस फॉर्म हो गया है, उसके कारण हो सकता है, या फिर वेन की किसी पर्टिकुलर साइड पे इंजरी हो चुकी है तो उसके कारण थ्रोम्बोफ्लेबिलिटिस देखने के लिए मिल सकता है। तो वही है ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण वेन में क्या हो रहा है, नैरोइंग ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप वेन लैग्स, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो सुपरफिशियली एंड डीप वेन है वो नैरो हो जा रही हैं, तो नैरो हो जाएंगी, मतलब अगर कोगुलेशन फैक्टर्स अल्टर्ड हो चुका है, पर्टिकुलर साइड इंजुरी है, तो जो सुपरफिशियल और डीप वेन है वो नैरो हो जाएंगी। नैरो होने के बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो प्लेटलेट है वो क्या होगा, एग्रीगेशन देखने के लिए मिलेगा, एग्रीगेशन होगा जिसके कारण वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, जो वेन है वेन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वेन में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण डिक्रीज ब्लड फ्लो। अगर किसी साइड पर क्या हो रहा है, ये आपने ले लिया वेन में यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यहाँ पर ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और कुछ ब्लड होगा वो इधर से चला जाएगा। मतलब जब ये थ्रोम्बस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था तो प्रॉपर फ्लो में ब्लड पुल हो रहा था, लेकिन जब ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो यहाँ पे थोड़े ही अमाउंट में जो ब्लड है वो आगे पुल हो रहा है और बाकी यहाँ पर आकर क्या हो जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो, जिसको हम वीनस ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या हो रहा है, वीनस स्टेटिस, मतलब कि किसी एक साइड पे जाके वेन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड रुक जा रहा है। देन एबनॉर्मल क्लॉटिंग, और यहाँ पर एबनॉर्मल क्लॉटिंग प्रेजेंट होगी। एबनॉर्मल क्लॉटिंग प्रेजेंट होने के कारण एडिमा एंड इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा, वहां पर स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी, रेडनेस देखने के लिए मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा।
जाएगा। उसके कारण क्या होगा, मूवमेंट ऑफ थ्रम्बस विद इन सर्कुलेशन, और जो एडिमा इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है। अब ये क्या हुआ कि ये जो वेन है, वेन में जो थ्रम्बोस प्रेजेंट था, ये वेन में ये अगर ब्रेक डाउन हो जा रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ थ्रोम्बस विद इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उस टाइम पर अगर ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो क्लॉट अगर ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया तो इसका कुछ पार्ट्स क्या होगा, ब्लड के साथ आगे फ्लो हो जाएगा। आगे फ्लो होकर ये कहाँ पर जाएगा, एम्बोलिज्म इन द पल्मोनरी आर्टरी। ये मूवमेंट होकर आगे जो भी सुपीरियर या इंफीरियर जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पर लेकर जाती हैं, हार्ट में लेकर जाती हैं, और हार्ट से ब्लड कहाँ पर जाता है, लंग्स में जाता है थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। तो ये अगर पल्मोनरी आर्टरी में जाकर एम्बोलिज्म, अगर ये किसी पर्टिकुलर साइट पर अगर क्लॉट मतलब थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म में डिफरेंस ये है, अगर ये किसी पर्टिकुलर साइट पर है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोस। अगर ये ब्रेक डाउन होकर ब्लड के साथ आगे मूव हो चुका है, आगे जाकर किसी भी आर्टरीज या वेन में जाकर रुक गया है, तो उसे हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। ये वहां पर तो क्या होगा कि ये मूवमेंट ऑफ द थ्रोम्बोस विद इन द सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन के साथ इसमें मूवमेंट होगा, ये ब्रेक डाउन होकर ये थ्रू दी सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ पर जाएगा, हार्ट, और हार्ट के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी में अगर एम्बोलिज्म हो गया तो पल्मोनरी आर्टरी में एम्बोलिज्म होने के कारण ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जो ब्लड है, प्रॉपर ब्लड वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा, और लंग्स में जो ब्लड है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, मतलब जो गैस एक्सचेंज होते हैं वो नहीं हो पाएगा, तो लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी के साथ साथ पर्सन की डेथ भी हो सकती है। देन है मूवमेंट थ्रोम्बोस विद इन द सर्कुलेशन, लोडिंग ऑफ द थ्रोम्बोस, और वहां पर क्या हो जाएगा, जो थ्रोम्बोस है वो लोड होगा, जिसके कारण से मैंने आपको बताया कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी या फिर किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोफेबलाइटिस। देन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट विद डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। आई होप अंडरस्टूड माई वीडियो. Like, share and subscribe my channel. Thank you watching for my video.